हाँ, तो बच्चों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या पढ़ रहे हैं अपन? लो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, अब इसमें सुनना बच्चों, जो अमीटर वोल्टमीटर है, देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है इधर देखो। इसमें क्या होता है बच्चों, अगर अपन बाहर से देखेंगे तो ऐसे नीडल मूव करती है, ऐसे कैलिब्रेशन होता है। और इस टाइप से नीडल मूव करती है ना, ये नीडल ऐसे रोटेट होती रहती है इस पे और रीडिंग देती रहती है। अगर ये नीडल, अच्छा कई बार ये ऐसे मिड में अपन जीरो लेते हैं इसमें, तो वो तो नीडल यहाँ पे नीडल अगर राइट रोटेट होती है या डिफ्लेक्ट होती है राइट या लेफ्ट, तो अपन बोल देते हैं करंट फ्लो हो रहा है। सर ऐसा कैसे बोल देते हैं करंट फ्लो हो रहा है? तो ध्यान रखना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसमें ये नीडल तभी डिफ्लेक्ट होगी जब करंट फ्लो होगा। सर ऐसा क्यों, अभी बता रहा हूं। ओके, अच्छा इसी के अमीटर वोल्टमीटर बनाते हैं, दिस इज गैल्वेनोमीटर। ओके, जिसमें ना कोई करंट की वैल्यू लिखी है ना कोई वोल्टेज की, तो ये दिस इज नॉर्मल गैल्वेनोमीटर। अच्छा सुनना, सर ये नीडल मूव क्यों करती है करंट फ्लो होने पे? बताता हूं। इसका अंदर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो ऐसा होता है, नॉर्थ और साउथ ऐसी दो मैग्नेट होती है, इसके बीच में से कॉइल होती है। अब इस कॉइल पर अपन टर्न्स चाहे जितने लपेट सकते हैं। अपन ने याद है एक टर्न की बात की थी कल भी, अपन ने जो टॉर्क पढ़े थे एम क्रॉस बी, उसमें एक टर्न लिए थे, याद करो। लो बेटा, तो क्या अपन ने एक टर्न की बात की थी और अपन ने टॉर्क वगैरह निकाला था, तो वो तो इसमें से करंट आई फ्लो हुआ। देखो ये अंदर कंस्ट्रक्शन है, और अपने को याद है अपन गैल्वेनोमीटर जो पेपर पे देखते हैं, देखो जो लेबोरेटरी में देखते हैं, सॉरी, तो लेबोरेटरी में जो देखते हैं वो ऐसा दिखता है। अरे देखा था क्या कभी लेबोरेटरी में ऐसा? नो सर। वेरी गुड। हाँ यस, यहाँ पे स्क्रू होते हैं, यहाँ पे वायर को अपन, है ना, यहाँ पे वायर को फिक्स करते हैं। ओके, ये यहाँ पे वायर लगा देते हैं, अंदर ये हिसाब होता है। तो बोलो यहाँ से करंट, ये देखो ये वायर से, ये रहा ये वायर, यहाँ से करंट एंटर करता है, अंदर ऐसे घूमता हुआ यहाँ से वापस बाहर निकल जाता है करंट। ओके, तो यहाँ से गैल्वेनोमीटर में एंटर करता है, अंदर घूमता हुआ वापस बाहर आ जाता है। ये मैंने ऊपर बना दिया, जो नीचे बता रहा हूँ वहां ऊपर बना दिया ऐसे। हेलो, तो ये अंदर करंट घूमता है। और याद है करंट कैरिंग कॉइल इज बिहेव लाइक मैग्नेट, और मैं बोलूं ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, देखो इधर भी तो वो तो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल, और याद है इसमें करंट क्यों जा रहा है, तो इसका एम अंदर की तरफ होगा। हेलो, खुद का मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर होगा। याद करो सरफेस के परपेंडिकुलर, तो एम अंदर है, बी इधर है, एम क्रॉस बी, तो मैं बोलूं ये क्लॉकवाइज क्यों घूमेगी। हेलो, अरे कल बताया था ना एम क्रॉस बी। अरे इस कॉइल का बी देखो, अभी ये कॉइल क्यों लिखी है, तो मैं बोलूं इसका एम अंदर है, और मैं बोलूं मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मैं बोलूं एम अंदर है और बी इधर है, तो एम क्रॉस बी, टॉर्क क्यों आएगा, और टॉर्क नीचे की तरफ का मतलब ये यूं घूमेगी। ये देखो यूं 3D में डायग्राम बना तो ये यूं घूमेगी। हेलो, ये बोलो बच्चों, ये पीछे से आ रही है। हेलो बोलो, अरे 100 बात की एक बात घूमेगी, बोलो। तो बोल दूं, अगर किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख के उसमें से करंट फ्लो कराएं तो उसमें टॉर्क लगता है, और टॉर्क लगने की मैग्नेटिक टॉर्क लगता है, वो घूमती है। ओके, तो बोल दूं इसके साथ अगर एक नीडल अटैच कर दूं, तो बोल दूं अगर करंट फ्लो होगा तो अगर ये घूमेगी तो इसके साथ साथ ये रोड घूमेगी, और रोड घूमेगी तो इसके साथ अटैच भी है नीडल भी घूमेगी, वो ये नहीं। हेलो, अब समझ में नीडल क्यों घूमती है? यस सर। हेलो बेटा, इधर देखो, ये रोड है और इससे एक नीडल अटैच है ये ऊपर, और ये मेरा हाथ कॉइल है, तो मैं तो अगर कॉइल घूमेगी तो ये रोड घूमेगी, रोड घूमेगी तो नीडल घूमेगी। देखो कॉइल के साथ साथ ये यूं देखो, अब तुम ऊपर से यूं देख रहे हो तो नीडल घूमती नहीं दिख रही ना आपको? बोलो। दिख रही है सर। हाँ, अब सुनो, अब जब ये नीडल घूमती है तो यहाँ पे एक ट्विस्टिंग टॉर्क जनरेट होता है। इस रोड पे ट्विस्टिंग टॉर्क जनरेट होता है, लेकिन हम उसके भरोसे नहीं लगते, हम एक स्प्रिंग लगा देते हैं। अब वो अपने को इतना यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, एक स्प्रिंग लगा देते हैं तो वो ये घूमने से स्प्रिंग दबती है, और स्प्रिंग दबती है तो एक ट्विस्टिंग टॉर्क जनरेट होता है। आप यूं समझो ट्विस्टिंग टॉर्क क्या होता है। अगर आप मेरा हाथ सुनो, अगर अपन
अपन किसी का भी हाथ मोड़ते ही हूं तो याद है अपन थोड़ा तो मोड़ पाते हैं, उसके बाद अपन बहुत ज्यादा नहीं मोड़ पाते। क्यों? क्योंकि ये हाथ जब मुड़ता है तो ये उल्टा टॉर्क जनरेट करता है। याद है वो आदमी, वो लड़का दम लगाता है तो अपना हाथ वापस यूं घूम जाता है। लो तो ट्विस्टिंग टॉर्क बेसिकली क्या होता है? किसी को भी ट्विस्ट करने से जनरेटेड टॉर्क। तो कोई भी मटेरियल अपनी इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, आप अगर उसको थोड़ा भी ट्विस्ट करोगे तो उल्टा टॉर्क जनरेट होगा। जैसे याद करो अपन क्या है, कपड़े निचोड़ते हैं तो कपड़े को एक तरफ से पकड़ के दूसरी तरफ से घुमाते हैं, तो याद है पानी नीचे गिरता है और घुमाते घुमाते एक लिमिट होती है तब तक घुमा पाते हैं, उसके बाद घुमाना बंद। क्यों? क्योंकि उस समय तक वो इतना ट्विस्ट हो चुका होता है कपड़ा कि उसका एंटी टॉर्क जो जनरेट होता है वो हमारे टॉर्क को बैलेंस कर देता है, तो कपड़ा घूमना बंद हो जाता है। फिर अपन जैसे ही छोड़ते हैं वो जो ट्विस्टिंग टॉर्क है वो उस कपड़े को वापस रीफोल्ड करता है। अपन ने फोल्ड करा अनफोल्ड करता है और वो उल्टा घूमता है। हेलो, और वो कपड़ा वापस घूमने उल्टा घूम के खुलने लगता है। सर ये कपड़ा आप ही सुखाते हैं? अरे बेटा सब सुखाते हैं। ओके हाँ, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, ट्विस्टिंग टॉर्क थोड़ा थोड़ा समझ में आया आपको? ट्विस्टिंग टॉर्क क्या होता है? हेलो, ट्विस्टिंग टॉर्क समझ में आया? ट्विस्टिंग टॉर्क क्या होता है? तो मैं बोल दूं, अब दो टॉर्क की बातें चल रही है, एक मैग्नेटिक टॉर्क और एक ट्विस्टिंग टॉर्क। ओके, वन इज मैग्नेटिक टॉर्क, अनदर इज ट्विस्टिंग टॉर्क। ओके हाँ, तो दो टॉर्क। अब सुनना, जब दोनों टॉर्क बैलेंस हो जाएंगे, अब मैं बोलूं बच्चों ट्विस्टिंग टॉर्क तो इस नीडल को घुमाएगा, और मैं बोलूं जो एंटी टॉर्क जनरेट होगा, ट्विस्टिंग टॉर्क बोल दो चाहे स्प्रिंग की वजह से, बोल दो एक जगह आकर दोनों बैलेंस हो जाएंगे। जहां पर मैग्नेटिक टॉर्क तो याद है मैग्नेटिक टॉर्क तो होता है M क्रॉस B, और ये हो जाएगा बच्चों M हो जाएगा I इंटू एरिया इंटू B, और अगर N टर्न्स है तो N टाइम्स आ जाएगा NIAB। ये सुना भी होगा आपने। तो मैं बोलता हूँ मैग्नेटिक टॉर्क तो बच्चों M क्रॉस B, M की वैल्यू I इंटू है, और अगर N टर्न्स है तो N टाइम्स कर दो तो NIA। अगर N टर्न्स है तो याद है मैंने बहुत सारे टर्न्स का मैग्नेटिक मूवमेंट निकलवाया था। अगर सारे टर्न्स एक जगह ही हो तो सबका मैग्नेटिक मूवमेंट सेम सेम, और N टर्न्स है तो N इंटू I इंटू एरिया। हेलो, तो बोलते बच्चों मैग्नेटिक टॉर्क तो हो जाएगा बच्चों M इंटू B, M क्रॉस B। अब अगर एंगल भी है तो साइन थीटा। हेलो, तो ये होता है मैग्नेटिक टॉर्क। अब इस एंगल को बदलने से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, ऐसा बनाते हैं मैग्नेट, सिलेंड्रिकल टाइप की, यूं थोड़ा सा ऐसा शेप दे देते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड रेडियली इनवर्ट हो और हमेशा एंगल 90 डिग्री रहे। छोड़ो, अपने को ज्यादा नहीं घुसना है क्योंकि अपने पास टाइम कम है। हेलो, तो उसमें क्या होता है वो कॉइल पर हमेशा भी परपेंडिकुलर हो जाता है इनके। वो छोड़ो, अभी अपन इसके अंदर ज्यादा एंटर नहीं कर रहे, इसको छोड़ो। हेलो, तो सुनना, तो दो टॉर्क है, एक तो है मैग्नेटिक टॉर्क जो प्रोपोर्शनल टू करंट है, जितना कॉइल में करंट ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक टॉर्क ज्यादा लगेगा, नीडल तेजी से घूमेगी या ज्यादा टॉर्क लगेगा। और मैं बोलता हूं बच्चों, और एक होता है ट्विस्टिंग टॉर्क, और वो जो ट्विस्टिंग टॉर्क होता है बच्चों, वो ट्विस्टिंग टॉर्क वो प्रोपोर्शनल होता है थीटा रोटेशन के। तो मतलब ये नीडल जितना रोटेट होगी उतना जितना ज्यादा ट्विस्ट होगी उतना ट्विस्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा। और मैं बोलता हूं एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, ये दोनों टॉर्क मैग्नेटिक टॉर्क और ट्विस्टिंग टॉर्क इक्वल हो जाएंगे, और ये दोनों टॉर्क जब इक्वल होंगे तो बोलते बच्चों ये तो है I के प्रोपोर्शनल तो इसको CI लिख दो, और वो है बच्चों थीटा के प्रोपोर्शनल तो उसको K थीटा लिख दो, या यूं लिख दो मतलब कोई सा नया कांस्टेंट C डैश थीटा। तो मैं बोलता हूं अल्टीमेटली थीटा इज प्रोपोर्शनल टू I आ गया। मैग्नेटिक टॉर्क I के प्रोपोर्शनल, ट्विस्टिंग टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल। तो मैं बोलता हूं अल्टीमेटली दोनों इक्वल होंगे, वहां इक्विलिब्रियम आएगा। और मैं बोलता हूं इक्विलिब्रियम पर जो थीटा होगा, नीडल कितना घूमी वो प्रोपोर्शनल टू I होगा। जितना ज्यादा करंट फ्लो कराओगे कॉइल में उतनी ज्यादा नीडल घूमेगी। हेलो, इसीलिए तो अपन बोलते हैं जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे नीडल घूमेगी, जितना ज्यादा करंट फ्लो कराओगे उतना नीडल तेज ज्यादा घूमेगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक टॉर्क ज्यादा लगेगा, और जितना मैग्नेटिक टॉर्क ज्यादा लगेगा उतना ट्विस्टिंग टॉर्क भी ज्यादा चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। हेलो, बोलो। तो बोल दो बच्चों, फाइनल बात यह है कि निडल को घुमाने वाला टॉर्क है मैग्नेटिक टॉर्क, और निडल को इक्विलिब्रियम में लाने वाला टॉर्क है ट्विस्टिंग टॉर्क। और अल्टीमेटली दोनों टॉर्क इक्वल हो जाते हैं। इसमें मैग्नेटिक टॉर्क तो करंट के प्रोपोर्शनल होता है और ट्विस्टिंग टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, और अल्टीमेटली दोनों इक्वल होते हैं तो I प्रोपोर्शनल टू थीटा या थीटा प्रोपोर्शनल टू I आ जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको लिख देते हैं थीटा
इक्वल टू के इंटू आई, तो एक नया कांस्टेंट के। तो मैं बोल दूं जितना करंट ज्यादा फ्लो कराओगे उतना ट्विस्ट ज्यादा होगा वायर, निडल ज्यादा घूमेगी, और इसीलिए एंगुलर कैलिब्रेशन वाले एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर बनते हैं। हमेशा ध्यान रखना एंगुलर कैलिब्रेशन होता, लीनियर नहीं होता, क्योंकि थीटा के प्रोपोर्शनल होता है करंट, या थीटा करंट के प्रोपोर्शनल होता है। करंट डबल करने से थीटा डबल हो जाएगा। अगर 1 एम्पियर पे 45 डिग्री नीडल घूमेगी तो 2 एम्पियर पे 90 डिग्री, और 4 एम्पियर पे 180 डिग्री, बिल्कुल प्रोपोर्शनल होगा। हेलो, हाँ बच्चों, समझ में आ गया? दो रामायण समझ में, ट्विस्टिंग टॉर्क की और मैग्नेटिक टॉर्क की बातें समझ में आई बच्चों? तो हम फुल एंड फाइनल अपन अपने काम की बातें लिखते हैं, इसमें से अपन अपने काम की बातें निकाल लेते हैं, ठीक है? तो मैं अपने काम की बातें लिख के अमीटर वोल्टमीटर का कैसे कैलिब्रेशन होता है वो समझा रहा हूं, और कैसे नीडल उल्टी डायरेक्शन में घूमती है बता रहा हूं। इधर सुनना। हाँ, तो बोल दो सारा गेम है करंट का। करंट की वजह से मैग्नेटिक टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क की वजह से नीडल का मोशन, और नीडल के मोशन की वजह से ट्विस्टिंग होना, और ट्विस्टिंग की वजह से ट्विस्टिंग टॉर्क जनरेट होना। ओके सर, आप इधर देखो, इधर देखना। बोल दो बच्चों, एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, और सारा ये जो नीडल को घुमाने का काम करता है, मैं बोल दूं वो ये कॉइल करती है, या इस कॉइल में करंट करता है। तो सारा इंपॉर्टेंट जो बात है वो इस कॉइल से रिलेटेड है। अपने को दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। और वो तो बच्चों ये मोर देन 1 टर्न का हो सकते हैं, और ये ऐसे नीडल घूमती है। हेलो, और वो तो बच्चों इस नीडल को घुमाने वाला करंट है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी कॉइल में जाने वाला करंट है। बोलो बच्चों, हेलो, कोई बोलेगा? हाँ, अब सुनो, एट इक्विलिब्रियम। मैं बोलूं बच्चों इसको घुमाने वाला ये घूमेगा तो ये रोड घूमेगी, रोड घूमेगी तो नीडल घूमेगी, और यहाँ पे एक स्प्रिंग सिस्टम लगा के, अपने डायग्राम नहीं बना पाऊंगा, ये समझ लो एक स्प्रिंग सिस्टम ऐसा लगा होता है, तो इसके रोटेट होने से यूं ना लगा दो, यूं लगा दे, ये स्प्रिंग एक तरीके से। अरे कैसे लगाता भैया, घूमेगी तो स्प्रिंग दबेगी तो उल्टा टॉर्क जनरेट होगा, कैसे समझ ले? तो बोल दो बच्चों मैग्नेटिक टॉर्क होता है आई के प्रोपोर्शनल, मुद्दे की बातें कर रहा हूँ सिर्फ, है ना, और ट्विस्टिंग टॉर्क होता है बच्चों थीटा के प्रोपोर्शनल, और वो तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। वो तो मैग्नेटिक टॉर्क और ट्विस्टिंग टॉर्क बैलेंस हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो बोल दो बच्चों यहां से थीटा या थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई आ जाता है। लो, और बोल दो बच्चों थीटा बराबर के इंटू आई, एक कांस्टेंट इंटू आई हो जाता है। क्लियर है मुद्दा? ये अपना लो है मीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर का। ओके, तो जब जब करंट फ्लो होगा निडल डिफ्लेक्ट होगी, और जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी। दिस इज द फाइनल बात। हेलो, यस सर। एक एग्जांपल करते हैं। इफ फॉर 1 एम्पियर करंट, फॉर 1 एम्पियर करंट डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, इन जी से लिख देता गैल्वेनोमीटर, इन गैल्वेनोमीटर इज 30 डिग्री, देन 3 एम्पियर करंट डिफ्लेक्शन विल बी। इससे समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाहता हूं, डिफ्लेक्शन विल बी। तो बोलो बच्चा सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा बच्चों? एज वी नो, इसका काम करने का जो प्रिंसिपल है वो ये एज वी नो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई। हेलो, गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल वर्किंग है वो यही है, थीटा प्रोपोर्शनल टू आई होता है। गैल्वेनोमीटर में नीडल का डिफ्लेक्शन आई के प्रोपोर्शनल होता है। तो बोलो बच्चा थीटा 2 अपॉन थीटा 1 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। करंट के प्रोपोर्शनल है, तो मैं बोलूं यहां से थीटा 2 निकालना है, और थीटा 1 30 डिग्री था, और मैं बोलूं करंट हो गया 3 एम्पियर, और पहले 1 एम्पियर था। तो मैं बोलूं बच्चा काटा पीटी करी तो थीटा 2 बराबर कितना आ जाएगा?
तो वो तो थीटा 2 बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। लो 3 गुना करंट पे 3 गुना डिफ्लेक्शन आएगा, 90 डिग्री विल बी द डिफ्लेक्शन। ओके, हेलो बोलो। हाँ अब देखो, अब मैं बोल दूं बच्चों, अब करंट के हिसाब से चल रहा है तो बोल दूं, अगर मैं करंट फ्लो कर रहा हूं जैसे 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, तो बोल दूं 1 एम्पियर करंट जब इस कॉइल में से जाएगा तो मैग्नेटिक टॉर्क कुछ बनेगा और उस मैग्नेटिक टॉर्क से कोई ट्विस्टिंग टॉर्क पे वो बैलेंस होगा। और मान लो नीडल यहां घूमी, नीडल यहां पर आ गई और ये स्प्रिंग दब गई, और स्प्रिंग दबने से मैं बोल दूं इतना टॉर्क जनरेट हो गया कि उसने इसको बैलेंस कर दिया। ओके, तो नीडल यहाँ चुपचाप हो गई। तो बोल दूं 1 एम्पियर पे नीडल इतना घूमती, कितना 45 डिग्री, अभी मान लो 45 डिग्री घूमती है, तो बोल दूं यहाँ पे फिर मैं 1 एम्पियर लिख दूंगा। हेलो बोलो, तो बोल दूं एमीटर बन जाएगा। अच्छा, अब अगर यहाँ पे 1 एम्पियर लिखा तो मेरे को कॉमन सेंस से पता है यहाँ 2 एम्पियर आएगा या 3 एम्पियर और या 4, मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आई के थीटा प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो अगर 45 डिग्री 1 एम्पियर पे 45 डिग्री घुमा है तो 2 पे 90 घूमेगा। अब आप चाहो तो इसमें 2 एम्पियर भेज के देख लो, अपने आप नीडल यहीं आके रुकेगी, क्योंकि इसका वर्किंग प्रिंसिपल ही ऐसा। तो वो तो नीडल यहीं आके घूमेगी और स्प्रिंग डबल दब जाएगी, पहले जितनी दबी थी उसका डबल, तो एंटी टॉर्क डबल जनरेट हो जाएगा, ट्विस्टिंग डबल हो जाएगी। अच्छा, फिर 3 एम्पियर तो ये यहाँ आके रुकेगी और 4 पे या कंफर्म। इसको बोलते हैं रेंज। रेंज किसको बोलते हैं? जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाए गैल्वेनोमीटर में, उसको बोलते हैं रेंज। वो करंट जिस पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आए दैट इज कॉल्ड रेंज। हेलो करो, यहां तक नोट करो, यहां तक नोट करो, फिर आगे बात करता हूं, जल्दी कर। हाँ, तो बोल दूं, अब अगर मैं अमीटर की बात कर रहा हूं बच्चों, अच्छा वैसे करंट ऑपरेटिंग डिवाइस है तो मैं ज्यादातर अमीटर की बात ही कर रहा हूं, हालांकि वोल्टमीटर की बात भी करूंगा मैं आगे, है ना। तो अभी अपन बात करते हैं अमीटर की। तो मैं बोल दूं बच्चों, रेंज किसको बोलेंगे? जब मैं बोल दूं बच्चों फुल डिफ्लेक्शन आ जाए गैल्वेनोमीटर में, वो करंट लो गैल्वेनोमीटर में जितने भी मैंने डिवीजन बनाया उन सबको ट्रेवल कर ले वो। तो बोल दूं रेंज लिख रहा हूं, रेंज की डेफिनेशन लिख रहा हूं, रेंज। तो क्या होती है बच्चों रेंज? बोल दूं वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट या फॉर फुल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, फॉर फुल डिफ्लेक्शन लिखो करंट एट विच full deflection in galvanometer occurs. Yeah, full deflection at which there will be full deflection in galvanometer. There will be full deflection in galvanometer. Full deflection. There will be full deflection is called range. अब ये किसकी रेंज है? करंट रेंज है, is called range. वो करंट जिस पर गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन आ जाए उसको बोलते हैं रेंज। ये करंट की रेंज है। तो मतलब जैसे 4 एम्पियर पे फुल डिफ्लेक्शन आया तो मतलब ये 4 एम्पियर रेंज का गैल्वेनोमीटर या वो एमीटर है। आप चाहो तो इसको एमीटर बोल सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रीडिंग लिख देते हो एम्पियर में तो ये एमीटर बन गया। तो गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनाते हैं और गैल्वेनोमीटर से ही वोल्टमीटर बनाते हैं। ओके, जैसी रीडिंग लिख दोगे वैसा हिसाब बता देगा ये। तो बोल दूं मैं यहाँ 4 एम्पियर लिख दूंगा तो बोल दूं 4 एम्पियर रेंज का एमीटर हो गया, मतलब इस एमीटर से 5 एम्पियर करंट नहीं नापा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये नीडल तो यहाँ के रुक जाएगी। याद करो, आपकी गाड़ी में जो स्पीडोमीटर होता है उसमें एक वर्टिकल सुई लगी हुई होती है, तो आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर यहीं तक आ सकता है। आपकी गाड़ी की नीडल यहीं तक आ सकती है, उसके बाद ये सुई रोक लेगी उसको, और इससे ज्यादा स्पीड पर गाड़ी आपकी मेजर, इससे ज्यादा स्पीड मेजर ही नहीं कर सकती। हालांकि आपके इंजन में इतनी ताकत भी नहीं है कि इससे ज्यादा स्पीड कर पाए। ओके, हेलो तो मैं बोलता हूं बच्चों इस मीटर को यूज करके आप चाहे 5 एम्पियर नापो चाहे 7 एम्पियर, आपकी रीडिंग हमेशा 4 एम्पियर ही आएगी, क्योंकि नीडल इससे आगे नहीं जा पाएगी। क्योंकि इससे ज्यादा आगे जाने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी आपने, वहां पे आपने एक कील लगा दी, वर्टिकल सुई लगा दी, जिससे आगे वो बढ़ नहीं पाएगा। ओके चलो, हाँ अब सर ये तो समझ में आ गया रेंज क्या होता है। एक होती है बच्चों इसमें लीस्ट काउंट। हेलो, तो यहाँ मीटर की बातें करने लग गया हूं मैं। लीस्ट काउंट बोलो, लीस्ट काउंट क्या होता है?
बोलो तो बोल दूं मिनिमम वैल्यू that can be measured, minimum value that can be measured by instrument, that can be measured by an instrument is called least count. हेलो ओके, वो मिनिमम वैल्यू जो एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सके दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। जैसे आप सुनो बताओ, जैसे एग्जांपल लो इफ देयर आर, अच्छा यहाँ पे मैं बोलूं लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला भी बना देता हूं, तो बोलूं लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर, जैसे मैं लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर की बात करूं, लीस्ट काउंट ऑफ एन एमीटर, बोलो क्या होगा? तो बोल दो बच्चों रेंज अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, कितने एम्पियर पे फुल डिफ्लेक्शन आता है? हेलो, कितने करंट पे रेंज, कितने करंट पे फुल डिफ्लेक्शन आता है? रेंज अपॉन में बोल दो टोटल डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। हेलो, तो मैं बोल दो अच्छा देखो, जैसे 4 एम्पियर पे फुल डिफ्लेक्शन आया, यहाँ पे 4 एम्पियर पे फुल डिफ्लेक्शन आया, टोटल डिवीजन 20 है, तो मैं तो 20 पार्ट मिलके 4 एम्पियर रीड कर रहे हैं, तो एक कितना रीड करेगा वो पता पड़ जाएगा, तो एक डिवीजन की वैल्यू पता पड़ जाएगी। तो बोल दो बच्चों 4 एम्पियर रीड कर रहे हैं 20 डिवीजन मिलके 20 डिवीजन, तो बोल दो बच्चों यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? एक डिवीजन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो डिवाइड करो, तो बोल दो बच्चों 0.2 एम्पियर पर डिवीजन। हेलो, दिस इज लीस्ट काउंट। एक डिवीजन की वैल्यू इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो बोल दो एक डिवीजन 0.2 एम्पियर को रीड कर सकता है, तो बोल दो जब 0.2 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो ये नीडल यहाँ आ जाएगी, 0.4 होगा तो यहाँ आ जाएगी, 0.6 पे यहाँ, 0.8 पे यहाँ और 1 एम्पियर पे यहाँ। हेलो, 0.2 पे यहाँ, 0.4 पे यहाँ, 0.6 पे यहाँ, 0.8 पे यहाँ और 1 पे यहाँ। ओके, अगर आप इसमें 0.1 एम्पियर करंट फ्लो कराओगे, तो नीडल हिलेगी लेकिन बीच में कहीं आकर रुक जाएगी। हेलो, मैं बोल दूं जीरो और फर्स्ट डिवीजन के बीच में कहीं रुक जाएगी, तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा रीडिंग कितनी है, आप क्लियरली देख ही नहीं पाओगे या क्लियरली बोल ही नहीं पाओगे, तो इन बिटवीन मेजर नहीं करेगा। तो वो तो आप सबसे पहली रीडिंग वही मेजर कर पाओगे जब वो पहले डिवीजन पे आ जाए। तो आप बोल दोगे 4 एम्पियर का एमीटर है, 20 डिवीजन है, तो 20 डिवीजन मिलके 4 एम्पियर को नापते हैं, तो एक डिवीजन कितने को नापता है? तो बोल दो ये हो गया एक डिवीजन की वैल्यू 0.2 एम्पियर, तो बोल दो 0.2 एम्पियर पर डिवीजन। ओके, हेलो, तो ये लीस्ट काउंट हो गया। ये एमीटर का ऐसे ही वोल्ट मीटर का हो जाएगा कि अगर रेंज अगर वोल्टेज में लिखी होगी, जैसे यहाँ पे लिखा होता 2 वोल्ट, यहाँ लिखा होता 2 वोल्ट फॉर एग्जांपल, तो बोलो अगर 2 वोल्ट यहाँ होता तो 1 वोल्ट यहाँ होता, क्योंकि सुनो गैल्वेनोमीटर का इसका इस कॉइल का रेजिस्टेंस जो है वो है, जैसे मान लो इस कॉइल का रेजिस्टेंस है बच्चों, इस कॉइल का रेजिस्टेंस है मान लो 1/2 ओम, मेरी मर्जी से ले रहा हूं, कुछ भी ले रहा हूं 1/2 ओम, तो मैं तो 4 एम्पियर में फुल डिफ्लेक्शन देता है, तो बताओ इसमें 4 एम्पियर करंट फ्लो कब होगा? सॉरी, हाँ यहाँ पे 2 वोल्ट लिखा ना, हाँ तो 4 एम्पियर करंट फ्लो कब होगा? तो वो तो 4 एम्पियर करंट तब फ्लो होगा जब आप 2 वोल्ट का वोल्टेज लगाओगे, तो जैसे ही 2 वोल्ट लगाओगे 2/1/2 वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस वुड बी करंट, तो वो तो जैसे 1/2 ओम लगाओगे तो 2 वोल्ट अपॉन 1/2 ओम, तो वो तो 4 एम्पियर करंट आ जाएगा और 4 पे फुल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, और वो तो 4 पे जब फुल डिफ्लेक्शन आएगा तो नीडल ही आ जाएगी और उस समय बैटरी का वोल्टेज 2 वोल्ट होगा, तो वो तो रीडिंग भी सही आ गई, डिफ्लेक्शन करंट से हो रहा है लेकिन मेजर वोल्टेज कर रहा है। ओके, अरे बेटा तू तो मुझे बता, तेरी नीडल तो हमेशा करंट से घूमेगी, नीडल का वोल्टेज नहीं घुमा रहा, नीडल तो करंट से ही घूम रही है, क्योंकि मैग्नेटिक टॉर्क तो करंट पे डिपेंडेंट है, पर वो करंट बैटरी लगाने से आ रहा है ना, तो बैटरी का कुछ तो वोल्टेज होगा। और मैं बोलता हूं बैटरी के वोल्टेज में और करंट में रिलेशन, बैटरी के वोल्टेज और करंट में रिलेशन ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बना देगा, इस कॉइल का रेजिस्टेंस बना देगा। अगर कॉइल का रेजिस्टेंस 1/2 ओम है तो मैं बोलता हूं 2 वोल्ट पर 4 एम्पियर करंट फ्लो होगा, और मुझे पता है 2 वोल्ट पर 4 करंट फ्लो होगा और 4 में फुल डिफ्लेक्शन आएगा, ये मैं पहले देख चुका हूं, तो मैं बोलता हूं मैं यहाँ पे चुपचाप एमीटर की सारी रीडिंग हटा के मैं यहाँ पे 2 वोल्ट लिख देता हूं, तो अपना वोल्ट मीटर भी तो सही बन गया। क्यों? क्योंकि 2 वोल्ट तो ये तभी मैं बोल दूं 2 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तब अपने आप 4 एम्पियर करंट होगा और नीडल यहाँ आ जाएगी।
तो बेसिकली चला करंट रहा, लेकिन मैं नाम वोल्टेज रहा हूं, क्योंकि मैंने रिलेशन के हिसाब से ही वैल्यू रखी है। मैंने ये देख लिया 4 एम्पियर करंट कितने वोल्टेज पे फ्लो होता है, तो मैंने वो वोल्टेज यहां लिख दिया। क्या दिक्कत है तुझे? हेलो, ओके अच्छा अब बता इस 1/2 ओम वाले गैल्वेनोमीटर में 2 एम्पियर करंट का फ्लो होगा जब आधा डिफ्लेक्शन आएगा। तो बोल दो आधा डिफ्लेक्शन तब आएगा जब यहाँ 1 वोल्ट लगाओगे, क्योंकि अपने आप 1 वोल्ट पर देखो 1/2 का डिवाइड करोगे 2 एम्पियर करंट आ गया, 2 पे नीडल आधे पे आएगी, तो मैं वैसे ही यहाँ 1 वोल्ट ही तो लिख रहा था, क्योंकि मुझे पता है 1 वोल्ट पर करंट अपने आप 2 एम्पियर पे एडजस्ट हो जाएगा, और 2 एम्पियर में नीडल आधे चलेगी तो मैं वहां 1 वोल्ट लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है 2 एम्पियर करंट लाने के लिए 1 वोल्ट की बैटरी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस 1/2 है। हेलो, तो मैं तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता होगा तो मैं बोलता हूं इसको वोल्ट मीटर में भी कैलिब्रेट कर सकता हूं मैं एमीटर को, क्योंकि मुझे डिफ्लेक्शन 4 एम्पियर पे फुल आता है ये पता है, तो अपने आप 4 एम्पियर के लिए कितना वोल्टेज चाहिए वो वहां लिख दूंगा। हेलो, बोलो बच्चों, इसको देखो 1 मिनट में बात करता हूं। हाँ, तो बोलो बच्चों, मैं बोल दूं अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों गैल्वेनोमीटर से बनते हैं डेटा के एडजस्टमेंट से। आप तो सिर्फ ये देख लो फुल डिफ्लेक्शन कितने करंट पे आता है, वो करंट यहाँ लिख दो, और उसके बाद थीटा के प्रोपोर्शनल के हिसाब से सारी वैल्यू लिख दो, और उस करंट के लिए कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है वो वोल्ट मीटर कैलिब्रेशन में काम आएगा, और वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस से पता पड़ेगा। तो उसके लिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई क्या बच्चों? हेलो, अच्छा अब सुनो, इधर देख, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब बच्चों अब मैं वोल्ट मीटर की रेंज निकालूंगा, तो यहाँ पे रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर अपन टोटल डिवीजन लिख देना। तो जैसा भी यहाँ 2 वोल्ट लिखा, तो मैं बोलूं 20 डिवीजन मिलके 2 वोल्ट मेजर करते हैं, तो मैं बोल दूं 2 वोल्ट को मेजर करते हैं 20 डिवीजन मिलके, तो बोल दूं ये आ जाएगा। अब इसकी लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा वोल्ट मीटर का, तो बोल दूं लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, तो बोल दूं 2 वोल्ट मेजर करते हैं कितने 20 डिवीजन मिलके, तो बोल दूं एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई, तो 0.1 वोल्ट पर डिवीजन। हेलो, क्लियर है? तो एक डिवीजन जितना मेजर करता है वो लीस्ट काउंट होता है। हमारी नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट बताओ, तो मैं बोल दूं हमारी नॉर्मल स्केल में 1 सेंटीमीटर के 10 हिस्से होते हैं, देखना घर जाके आज। तो बोल दूं 1 सेंटीमीटर के 10 हिस्से होते हैं, तो बोल दूं एक हिस्सा कितने को मेजर करता है, तो 1/10, तो बोल दूं 0.1 सेंटीमीटर एक हिस्सा मेजर करता है, तो बोल दूं 0.1 सेंटीमीटर पर डिवीजन होता है हमारी स्केल का लीस्ट काउंट। तो एक डिवीजन जो मेजर करता है दैट इज लीस्ट काउंट, एक डिवीजन जो मेजर करता है दैट इज लीस्ट काउंट। अगर अमीटर है तो अमीटर का लीस्ट काउंट हो जाएगा, वोल्ट मीटर तो वोल्ट मीटर का। ओके बच्चों, तो ये रेंज किसी की भी हो सकती है, अमीटर वोल्ट मीटर, तो ये जनरल लीस्ट काउंट है। अगर आप अमीटर का लिख रहे हो तो रेंज ऑफ अमीटर, हेलो, और वोल्ट मीटर के लिए लिखते हो तो रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। ओके बच्चों, हेलो, तो मैं बोल दूं अगर जनरलाइज फॉर्मूला लिखना है तो यूं कर दो रेंज लीस्ट काउंट, तो सीधा ये लिखो फिर लीस्ट काउंट, तो बोल दो बच्चों लीस्ट काउंट ब्रैकेट में L.C लिख दो, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू रेंज अपॉन डिवीजन, खत्म। किसी का भी लीस्ट काउंट निकल जाएगा, रेंज अपॉन डिवीजन, खत्म। हेलो, एक होता है बच्चों सेंसिटिविटी, तो मैं बोल दूं अमीटर वोल्ट मीटर दोनों बनाना सीख गए। एक होता है बच्चों सेंसिटिविटी, सर ये क्या होती है सेंसिटिविटी, बताता हूं। ये अंदर के मटेरियल की पैरामीटर पे डिपेंड करती है गैल्वेनोमीटर के। सर कैसे कुछ समझ नहीं आया, बताता हूं। पहले सेंसिटिविटी समझो फिर समझ में आएगा। पहले तो देखते हैं सेंसिटिविटी होती क्या है। याद है आप में से कई बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होते ही छींकें आना स्टार्ट हो जाती है। हेलो, नहीं होता कई बार थोड़ा सा मौसम चेंज होगा वो बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो मैं बोल दूं जैसे ही अपने एकदम गर्मी से सर्दी है आपको छींकें स्टार्ट हो गई कुछ बच्चों को, तो वो बहुत सेंसिटिव है मौसम के प्रति। हम नहीं बोलते यार गजब सेंसिटिव है, तो थोड़ा सा मौसम क्या चेंज हुआ था तो छींक आने लग गई, थोड़ी बारिश क्या हुई था बुखार आ गया। हेलो, तो मैं बोलूं थोड़े से चेंजेस में जो ज्यादा रीड कर ले दैट इज कॉल्ड मोर सेंसिटिव। तो इंस्ट्रूमेंट की लैंग्वेज में पता है सेंसिटिव किसको बोलेंगे, मैं थोड़ा सा करंट लाऊं और नीडल एकदम से घूम जाए तो बोलूं ये जबरदस्त सेंसिटिव है, और मैं वही करंट लाऊं और एक नीडल कम घूमे मैं बोलूं ये लीस्ट या कम सेंसिटिव है, लेस सेंसिटिव है।
और मैं बहुत सारा करंट बहा दूं फिर भी नीडल अपनी टच से मस नहीं हो, तो मैं यार ये तो गजब बीट इंस्ट्रूमेंट है, हिल ही नहीं रहा, इतना करंट फ्लो करा दिया तो भी। हेलो हेलो, हाँ, तो सेंसिटिविटी एक्चुअल में क्या होता है? तो सेंसिटिविटी एक तरीके से आप ये बोल सकते हो लीस्ट काउंट का थोड़ा सा उल्टा टाइप ही होता है। बताता हूं, रटो मत, बताता हूं, इधर देखना हो तो देखो सेंसिटिविटी क्या होता है? सेंसिटिविटी तो ये होता है बच्चों ए नंबर ऑफ डिवीजन ट्रेवल्ड पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। मैंने करंट सेंसिटिविटी की डेफिनेशन लिख दी, इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। पढ़ के बताओ क्या लिखा? बोलो क्या लिखा है? मैं बोलूं नंबर ऑफ डिवीजन ट्रेवल्ड पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। यानी कि आप अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कराओगे तो कितने डिवीजन चलता है, दैट इज सेंसिटिविटी। और मैं बोलूं जो इंस्ट्रूमेंट जितने ज्यादा डिवीजन चलता है वो उतना ज्यादा सेंसिटिव होता है और उतनी उसकी रेंज कम होगी। अगर सेंसिटिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा डिवीजन चलेगा तो रेंज कम आएगी। 1 एम्पियर में एक चल रहा है 10 डिवीजन और एक चल रहा है 20 डिवीजन, तो 20 डिवीजन वाले की रेंज कम आएगी, क्योंकि वो 2 एम्पियर पे तो पूरा भी एक चल रहा है। सुनो, एक चल रहा है 1 एम्पियर पे 5 डिवीजन और एक चल रहा है 1 एम्पियर पे 10 डिवीजन, तो जो 10 डिवीजन चला वो 2 एम्पियर पे 20 चल जाएगा और फुल रेंज हो जाएगी उसकी। और जो 5 डिवीजन चल रहा है वो 4 एम्पियर पे 20 डिवीजन चलेगा, तो मैं बोलूं उसकी रेंज ज्यादा आएगी। तो जो कम सेंसिटिव होता है उसकी रेंज ज्यादा होती है। हेलो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एम्पियर पे पूरा चलेगा। हेलो, बोलो। तो मैं बोलता हूं बच्चों ये हो गया नंबर ऑफ डिवीजन ट्रेवल्ड पर यूनिट करंट। ओके, अब मैं बोलता हूं ये जस्ट लीस्ट काउंट का उल्टा हो गया। मैं बोलता हूं बच्चों ये सेंसिटिविटी कितनी होगी? हटा दो इसको ऊपर वाले को, रेंज वगैरह हटा दूं क्या? हाँ, अब देखो हाँ इधर देखना हो, इधर देखो। मैं बोलता हूं सेंसिटिविटी कितनी होगी, तो मैं बोलता हूं इधर सुनना। मेरा जो अमीटर जो एग्जांपल मैंने आपको लेके बताया है, एक ही एग्जांपल में चल रहा हूं, तो मैं बोलता हूं वो 4 एम्पियर का पूरा डिफ्लेक्शन दे रहा था। हेलो, मेरी नीडल यहां कब आ रही थी बताओ? 4 एम्पियर पे। हाँ, तो मैं बोलता हूं 4 एम्पियर पे पूरा डिफ्लेक्शन दे रहा था मेरा मीटर, जो मैंने एग्जांपल लिया था। हाँ, अब सुनना, इधर देखो। तो सुनो, मैं बोलता हूं बच्चों सेंसिटिविटी क्या हुई? तो बोलता हूं बच्चों नंबर ऑफ डिवीजन पर एम्पियर पर यूनिट करंट। तो बोलता हूं 4 एम्पियर तो करंट है मेरा और टोटल डिवीजन उसमें चलता है 20। देखो मेरी नीडल टक 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 20 डिवीजन चल लेती है, तो बोलता हूं टोटल डिवीजन है 20। तो बोलता हूं बच्चों 20 डिवीजन चलता है 4 एम्पियर में, तो 1 एम्पियर में कितना चलेगा? तो बोलता हूं आ जाएगा बच्चों यूनिटरी मेथड से 5 डिवीजन पर एम्पियर। तो बोलता हूं बच्चों रटो मत, आप कॉमन सेंस से ही कर लो। तो मैं बोलता हूं बच्चों 5 डिवीजन चलेगा पर एम्पियर, तो 1 एम्पियर पे 5 डिवीजन चलेगा। दिस इज सेंसिटिविटी ऑफ दिस अमीटर। 1 एम्पियर पे 5 डिवीजन चलता है। ओके, तो मान लो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया बोलो? तो बोल दो बच्चों ये हो जाएगा नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल डिवीजन अपन बोल दो रेंज। हेलो, अमीटर है तो अमीटर का लिख दो, वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर का लिख दो। मैं बोल दो टोटल डिवीजन, तो बोल दो 20 डिवीजन और रेंज 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर पे 20 डिवीजन चलता है, तो 1 एम्पियर पे कितना चलेगा? तो रेंज का डिवाइड कर दो तो पर एम्पियर पे डिवीजन आ जाएंगे, और यही सेंसिटिविटी है। तो सेंसिटिविटी की यूनिट क्या होगी बच्चों? मैं बोल दो डिवीजन पर एम्पियर। यूनिट कितनी होगी इसकी? एम्पियर या डिवीजन पर एम्पियर, सॉरी डिवीजन पर एम्पियर या पर वोल्टेज। जो ये करंट सेंसिटिविटी की यूनिट है। ओके, हेलो, लीस्ट काउंट की यूनिट क्या होगी?
तो बोलो लीस्ट काउंट की यूनिट, लीस्ट काउंट की यूनिट हो जाएगी, बोलो। तो बोलो बच्चों एम्पियर पर डिवीजन। तो बोलो बच्चों सेंसिटिविटी और लीस्ट काउंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, जो ज्यादा सेंसिटिव होगा वो रीड कम करेगा या उसका रेंज कम होगा। जैसे देखो सुनार के यहाँ पे जाओ आप, सुनार के यहाँ पे जाओ, उसकी वेट मशीन देखना बहुत सेंसिटिव होती है। याद करो ग्लास एनवेलप में रखता है वो, एयर प्रेशर का भी फर्क नहीं पड़ने देता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे मेजरमेंट को बहुत एक्यूरेसी से करना होता है। बोलो पुराने सुनारों के यहाँ पे जाओ तो वो एक छोटी सी तागड़ी, छोटा सा वेट बैलेंस होता है ग्लास एनवेलप में, तो वो बहुत सेंसिटिव होता है। लेकिन वो 1 किलो चावल भी नहीं नाप सकता, वो तो 10, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम के लिए बना हुआ होता है। हेलो, तो मैं बोलूं बच्चों सेंसिटिविटी, या मैं बोलूं रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी। रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी। अगर आप ज्यादा सेंसिटिव चीज बनाओगे, अगर आप ज्यादा सेंसिटिव चीज बनाओगे तो रेंज घट जाएगी। अगर आप चाहते हो आप बहुत एक्यूरेसी से मेजरमेंट करो, फिर रेंज कम हो जाएगी, फिर वो ज्यादा रेंज नहीं नाप पाएगा। तो बोलते हो एज सेंसिटिविटी इंक्रीजेस, एज सेंसिटिविटी इंक्रीजेस, बोलते हो रेंज डिक्रीजेस। हेलो, हाँ, आप अगर ज्यादा सेंसिटिव, जैसे आप सुनार का वेट बैलेंस वो ज्यादा सेंसिटिव बनाता तो उसकी रेंज कम होती है। धान मंडी में लगी हुई वेट बैलेंस वो उसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है तो सेंसिटिविटी कम होती है। उसमें 2-5 किलो गेहूं ज्यादा भी चले जाए बोरे में तो कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, क्योंकि गेहूं इतना महंगा नहीं है। लेकिन सुनार के यहाँ पे 2 किलो सोना ज्यादा चला जाए तो बेटा वो किडनी फेल हो जाएगी उसकी, या तो उसकी या तुम्हारी। कम चला गया तो तुम्हारी, ज्यादा चला गया तो उसकी। हेलो, तो मैं बोलूं कहीं हमारे को ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है और कहीं हमारे को ज्यादा रेंज और कम सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। कृषि उपज मंडी या धान मंडी में मैं बोलूं कम सेंसिटिव और ज्यादा रेंज वाली चीज चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी मेजरमेंट करने हैं। और मैं बोलूं सुनार की दुकान में ज्यादा सेंसिटिव और कम रेंज वाली चीज चाहिए, क्योंकि प्रिसाइजली नापना, क्योंकि महंगी चीजें नाप रहा हूं तो वहां मेजरमेंट कम होंगे लेकिन ज्यादा एक्यूरेट होने चाहिए। हेलो, तो हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी इंपोर्टेंस है। ओके, चलो अब बच्चों हमने सारी टर्म समझ ली है। अब अपन थोड़ा सा न्यूमेरिकल पाते हैं, एमीटर वोल्टमीटर बनाते हैं और उनकी रेंज को वेरी करते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ओके, चलो आ जाओ। हाँ, अब पहले एक बार थोड़ा सा सेंसिटिव एग्लोकेशन, सेंसिटिविटी और स्पेक्ट लोकेशन और करते हैं। देखता हूं तुम्हारे को मेरी बातें कितनी समझ में आई है ना। कॉमन सेंस से करना, यूनिट देख के करना, फॉर्मूले वाला रटो नहीं तो उलझ जाओगे एग्जाम में। एफ least count of an ammeter is 0.1 ampere per division, 0.1 ampere per division, and there are 20 division, there are 20 division on ammeter, then its range। बोलो इसकी रेंज कितनी है? then its range, रेंज बताओ मीटर की। ये फॉर्मूला होता है क्या? लीस्ट काउंट बराबर रेंज अपॉन डिवीजन। टोटल कितना नाप रहा है और कितने डिवीजन मिलके नाप रहे हैं, तो बोल दो टोटल इतना नाप रहा है और टोटल इतने डिवीजन है, तो बोल दो एक डिवीजन कितना नापेगा, यही तो लीस्ट काउंट होता है। और ये दिया है 0.1 एम्पियर पर डिवीजन इज इक्वल टू रेंज पता करनी है अपॉन टोटल डिवीजन। बोलो कितने टोटल डिवीजन, तो बोल दो 20 डिवीजन। इसको उधर भेजा तो रेंज कितनी आ जाएगी बोलो, तो बोल दो एमीटर की रेंज आ जाएगी बच्चों 0.1 एम्पियर पर डिवीजन इंटू 20 डिवीजन। और बोल दो ये डिवीजन से डिवीजन कैंसिल हो गए और ये आ गया 2 एम्पियर। दिस इज द रेंज। खत्म। आईजी से लिखते रेंज को, रेंज को आईजी से लिखते, करंट रेंज को आईजी से लिखते हैं। ओके, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये मेथड पसंद नहीं है, तो सर मैं तो यही करूंगा, एक डिवीजन 0.1 कॉमन सेंस है बेटा। मैं फिर बता रहा हूं एग्जाम में फॉर्मूला मिक्स हो जाएंगे। मैं बोलूं एक डिवीजन 0.1 एम्पियर नापता है, यूनिट से ही कर लूंगा। एक डिवीजन 0.1 नापता है तो 20 डिवीजन कितना नापेंगे? अगर एक डिवीजन 0.1 नापता है तो 20 मिलके 20 इंटू 0.1 2 एम्पियर नापेंगे। यही रेंज होगी, 20 मिलके जो नापेंगे वही तो रेंज है। फिर तो मेरा इंस्ट्रूमेंट ही खत्म हो जाएगा।
बेटा कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गधों की तरह फॉर्मूले लगा लगा के क्वेश्चन मत किया करो, बर्बाद हो गए एग्जाम में। फिर बताता हूं, मैंने तो देख तेरे को फॉर्मूला भी बता दिया, फिर भी मैं बोल रहा हूं इससे बर्बाद हो गए। कॉमन सेंस से करो कि एक डिवीजन 0.1 नापता है तो 20 डिवीजन इंटू 0.1 यानी कि 2 एम्पियर नापेंगे। ऐसा तुमने 6-7 क्लास में करा यूनिटरी मेथड। एक पेन की कीमत 5 रुपए तो 20 पेन की कीमत बताओ। याद है पापा ने लपड़ दी थी, नहीं पूरा गलत बताया था तो टेबल याद नहीं की थी, तो याद आ गया? ओके, क्लियर है बच्चों? चलो हाँ, चलो 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 हाँ, अब इधर देख। if sensitivity of an ammeter is 2 division per ampere and there are total 20 division, there are 20 division on ammeter, 20 division on ammeter, then its range। तो पहले फॉर्मूले से कर रहा हूं, उसके बाद कॉमन सेंस से करूंगा। मुझे तो फॉर्मूले पसंद ही नहीं है। पहले नोट करो, ऊपर वाला हटा रहा हूं, हटा दो ऊपर वाला। लो चलो अब सुनो, ये बेसिक सीख लो बच्चों। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, 2 मिनट में करा दूंगा क्वेश्चन। तो एमीटर वोल्ट मीटर के कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर वोल्ट मीटर तो मच्छर है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो। हाँ इधर देखो, अब सुन, हाँ इधर देखो, इसका सॉल्यूशन देख। मैं तो पहले फॉर्मूले से करता हूं, तो बोलो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है। अब इसमें रट एप्लीकेशन चाहिए, तो मैं बोलूं टोटल डिवीजन ऊपर आते रखना पड़ेगा। टोटल डिवीजन अपॉन रेंज। याद आया? अरे रखना पड़ेगा, याद क्या आया? मैं कह रहा हूं ना फॉर्मूला मुझे तो पसंद ही नहीं बेटा, साफ बता रहा हूं तेरे को। ये पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो बच्चा कह देता है ये नहीं बताया, फलाना नहीं बताया, बाकी कोई मतलब ही नहीं इनका। मैं तो कभी यूज ही नहीं करता। इधर देखो, तो ये 2 डिवीजन पर एम्पियर दिया हुआ है, ये दी हुई सेंसिटिविटी, और मुझे टोटल डिवीजन 20 डिवीजन दिए हुए और रेंज पता करनी है। तो देखो फॉर्मूले से कितनी आई, तो डिवीजन से डिवीजन कट गए, 2 से कटा 10 बार, तो रेंज, और ये एम्पियर ऊपर चला गया तो रेंज आ गई 10 एम्पियर। हेलो बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? अब सुनो, एक कॉमन सेंस से करते हैं। मैं बोल दूं 1 एम्पियर में 2 डिवीजन चलता है। हेलो, अरे 1 एम्पियर में कितना चलता है एमीटर? 2 एम्पियर, 2 डिवीजन। हर एम्पियर में 2 डिवीजन सरकता है नीडल। अरे 1 एम्पियर में 2 डिवीजन सरकता है, तो बता तेरे को 20 डिवीजन सरकाना है। रेंज का मतलब क्या होता है? 20 डिवीजन सरकाना है। तो मैं बोलूं 2 डिवीजन सरकता है 1 एम्पियर में, 2 डिवीजन सरकता है 1 एम्पियर में, तो मुझे 20 डिवीजन सरकाना है। तो मैं बोलूं 20 डिवीजन सरकाना है, तो 2 डिवीजन का डिवाइड कर, तो मैं बोलूं 10 एम्पियर करंट चाहिए। हेलो, 2 डिवीजन 10 बार सरकाना पड़ेगा। 1 एम्पियर में 2 डिवीजन सरकता और 20 डिवीजन सरकाना, तो 10 बार ऐसा करना पड़ेगा। 10 बार 1-1 एम्पियर करंट फ्लो कराना पड़ेगा, यानी कि 10 एम्पियर करंट होगा। हेलो, बोलो ना रे। अरे 1 एम्पियर चलाता है 2 डिवीजन, तो 20 डिवीजन चलाना है, तो बोल 20 में 2 का डिवाइड करो, इतना एम्पियर करंट चाहिएगा, क्योंकि 2 डिवीजन के लिए 1 एम्पियर चाहिए होता, तो 20 के लिए 10 एम्पियर चाहिए। हेलो, कॉमन सेंस। हेलो, ठीक है। अब ये जो टर्म्स है बच्चों, सेंसिटिविटी और लीस्ट काउंट, ये खूब यूज करेंगे एमीटर वोल्ट मीटर में ढंग का क्वेश्चन बनाने के लिए। तो पता पड़ा तुम्हें एमीटर वोल्ट मीटर बनाने तो बहुत आसानी से आ गए, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी पता नहीं थी। कई लोग ये टर्मिनोलॉजी पढ़ते ही नहीं और आगे बढ़ जाते हैं, वो सब बर्बाद होंगे आगे चल के। ओके सर, चलो अब आप सर एमीटर वोल्ट मीटर के कैलिब्रेशन सिखा दो। 1 सेकंड में सिखा दूंगा, 1 सेकंड में, विदाउट एनी फॉर्मूला। सर हमें तो एक शंट का बहुत अच्छा फॉर्मूला पता है, S बराबर G/I/Ig-1। सर बहुत अच्छे से यूज करते हैं हम तो उसको। नहीं बेटा, इधर देख, देखते हो कैसे आया। अब सुनना बच्चों,
रेंज ऑफ अमीटर, रेंज ऑफ अमीटर। तो देखो या गैल्वेनोमीटर टू G2 है, कन्वर्जन कर दो, G2 है, गैल्वेनोमीटर से अमीटर कन्वर्जन बता रहा हूं, कैसे अमीटर बनते हो देखो, और कैसे आप मनचाही रेंज का अमीटर बना सकते हो देखो। यहां से क्वेश्चन आता है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलो, अब देख बच्चे एक बात बता, तेरे को जो रेंज बनानी है वो तेरे को यहां लिखनी है, और यहां पे चलती है अपनी नीडल। हेलो, तेरे को जो रेंज बनानी मेरे बच्चे वो यहां लिखनी है, और यहां घूमती है अपनी नीडल, ये मस्त अपनी नीडल घूमती है यहां पे। हेलो, डार्क कर देता हूं थोड़ी, और वो तो इस नीडल को चलाता कौन है, ये अंदर वाली सर्किट, और ये क्या है, एक कॉइल है, इसमें करंट फ्लो होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है। सारा अंदर का कच्चा चित्ता मैं तेरे को बचा चुका हूं। हेलो, और वो भी करंट इस नीडल को घुमाता है, मैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बोलो, हेलो, और ये सब अंदर की सर्किटरी है, ये सब अंदर की सर्किटरी याद है अपना, ये ऐसा दिखता है डब्बा बाहर से, ये सब अंदर है इसके। हेलो, हाँ चलो, तो सर ये तो हमारे को पता है कि ये सब अंदर है, और हमें बाहर से तो सिर्फ ये तो मेन है अंदर का कंस्ट्रक्शन, कि अंदर क्या हो रहा है, मेन इंपॉर्टेंट सारा अंदर है हिसाब किताब। बाहर तो अपन क्या करते हैं बच्चों, ऊपरी ऊपरी चीज पढ़ लेते हैं, तो गाड़ी बाहर से तो बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन जब खुलती है तो पता पड़ता है अंदर कितना रफ टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ओके, और हमें पहचान नहीं आता क्या ये हमारी वही मर्सिडीज है क्या। हाँ ओके, चला जाओ, इधर देखो, तो ये सारा हिसाब किताब अब सुनना बहुत ध्यान से बच्चों। ये निडल कितना घूमेगी वो इस करंट से डिसाइड होगा, दिस करंट, दिस, इसको मैं लिख रहा हूं IG, और निडल कितना घूमेगी वो इस करंट से डिसाइड होगा, और हमारे सर्किट का करंट ये है। हेलो, दिस इज हमारे सर्किट का करंट, और ये है बच्चों अंदर कॉइल, कॉइल को घुमाने वाला करंट। कॉइल का घूमना इस करंट पे डिपेंड करता है, नॉट दिस। बताओ दोनों में से कॉइल को घुमाने वाला करंट कौन सा है, I या I डैश? I डैश। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर दोनों सेम ही तो है, जो करंट I होगा वही तो I डैश होगा। अब बता, तो अब बता, अब वो तो कुछ करंट नीचे से चला जाएगा पैरेलल से। अब दो कॉइल पैरेलल में हो गई, एक गैल्वेनोमीटर वाली कॉइल अंदर वाली, और एक ये शंट, दोनों पैरेलल में हो गया। मैं बोलूं इसका रेजिस्टेंस G है और इसका S है, तो बोलूं G और S आर इन पैरेलल। हेलो, इस कॉइल का रेजिस्टेंस A, इस कॉइल का रेजिस्टेंस G है अंदर वाली का, और इसका S है, तो बोलूं इस A और B के बीच में दो रेजिस्टेंस हो गए, एक ऊपर वाला G और एक नीचे वाला S। यहां पे डायग्राम बना रहा हूं, ये ऊपर वाला G और नीचे वाला ये शंट, शंट नहीं शंट। बोल रहे बच्चे, अब मैं बोलता I और I डैश अलग हो गया, ये I डैश तो ये रहा, और वो तो कुछ करंट नीचे से चला जाएगा इस I में से, I माइनस I डैश। हेलो, अब बता निडल को घुमाने वाला करंट कौन सा है, मैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला करंट कौन सा, I या I डैश? I डैश, I डैश। अब सुनना मेरे बच्चे, तुम यहां क्या लिखोगे वो इस करंट से डिसाइड होगा, और मुझे नापना ही है, मुझे नापना सर्किट का करंट है। मेरे को इस करंट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कौन निडल को घुमा रहा है, आई डोंट केयर, मेरे को कोई मतलब नहीं निडल को कौन घुमा रहा है, मेरे को मतलब है इस करंट से सर्किट में कितना बह रहा है। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस करंट, नॉट इन दिस। हेलो, लेकिन बच्चों तुम्हारे को इंटरेस्ट हो नहीं हो इस निडल को तो है, क्योंकि निडल तो इसी का एहसान मानेगी कि मुझे ये घुमाता है। अब सुनो, सुनना ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल अब वो बोलेगा, इधर देखो पहली लैंग्वेज, विदाउट शंट, विदाउट शंट, विदाउट शंट, if galvanometer gives full deflection at 2 एम्पियर करंट। हेलो, 2 एम्पियर करंट, तो मैं बोलता बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं बोलता अगर ये शंट नहीं लगाता हूं तब 2 एम्पियर पे पूरा डिफ्लेक्शन आता, फुल डिफ्लेक्शन आता है। इसका सीधा सीधा अर्थ हो गया कि I डैश और I की वैल्यू सेम होगी और 2 एम्पियर पे पूरा डिफ्लेक्शन आता है। तो बोलता जब सर्किट में 2 एम्पियर करंट फ्लो होता है
कॉइल में से पूरा का पूरा करंट जाता है तो नीडल यहाँ आ जाती है। इसका मतलब मैं बोल दूं गैल्वेनोमीटर की कॉइल तो हमेशा 2 एम्पियर में आ जाएगी। हेलो, गैल्वेनोमीटर की कॉइल तो गारंटेड 2 एम्पियर में आ जाएगी हमेशा, क्योंकि अब मुझे पता पड़ गया गैल्वेनोमीटर की कॉइल तो 2 एम्पियर में फुल डिफ्लेक्शन दे देती है। उस समय पर ट्विस्टिंग टॉर्क और मैग्नेटिक टॉर्क इक्वल हो जाते हैं। हेलो, इसको बोलते हैं फर्स्ट रेंज। जब फुल डिफ्लेक्शन आ जाता है उसको बोलते हैं फर्स्ट रेंज। तो विदाउट शंट जो रेंज होती है वो इसकी एक्चुअल रेंज होती है जो नीडल को घुमाती है या कॉइल को घुमाती है। ओके, लो अब देखो बच्चों, लोगों ने कितना दिमाग लगाया। अब मैंने तेरे को बोला बेटा तेरे पास ये गैल्वेनोमीटर है, इसका मुझे 4 एम्पियर रेंज का मीटर बना के दे। मैंने बोल दिया मेरे सर्किट में जब 4 तो बोल दो न्यू रेंज 4 एम्पियर करनी है। न्यू रेंज, और न्यू रेंज को मैं आई से लिखूंगा। न्यू रेंज आई बराबर 4 एम्पियर करनी है, और पुरानी रेंज को मैं आई जी से लिखूंगा। तो बोल दो पुरानी रेंज 2 एम्पियर थी, नई रेंज 4 एम्पियर करनी है। पता है इसका क्या मतलब है? कॉइल तो हमेशा 2 एम्पियर में फुल डिफ्लेक्शन दे देगी। गैल्वेनोमीटर कॉइल तो 2 एम्पियर में डिफ्लेक्शन फुल देगी, पर मुझे रेंज 4 एम्पियर करनी, मतलब मेरे सर्किट का करंट जब 4 हो, मेरा इंटरेस्ट इसमें, मेरे सर्किट में जब करंट 4 एम्पियर हो तब मैं बोल दूं फुल डिफ्लेक्शन आना चाहिए। हेलो बच्चों, मेरे सर्किट में जब 4 एम्पियर करंट हो तब यहां पर फुल डिफ्लेक्शन आना चाहिए, और मैं बोल दूं यहां पर फुल डिफ्लेक्शन तो गारंटेड 2 में आएगा। इसमें फुल डिफ्लेक्शन तो गारंटेड 2 में आएगा। तो क्या मैं बोल दूं जब यहां 4 हो तब 2 बाईपास हो जाए? हेलो, ऐसा सिस्टम सेट कर दो कि जब यहां 4 हो तो ऊपर 2 ही जाए। हेलो हो गए दोनों सेटिस्फाई? मेरे सर्किट में 4 होगा और तेरे अंदर 2 जाएगा, मेरे सर्किट में 4 होगा और तेरे अंदर 2 जाएगा, तो तू भी फुल डिफ्लेक्शन दे देना और मेरा भी करंट मेजर हो जाएगा 4 एम्पियर। अब सुन, नो डाउट 2 पर फुल डिफ्लेक्शन आना, पर मैं 4 लिख दूंगा, ये मेरे सर्किट का करंट हो गया। हेलो, तो जहां 2 लिखता था वहां 4 लिख दिया, क्योंकि मेरे सर्किट में जब 4 होगा तो ऊपर 2 होगा और 2 में फुल डिफ्लेक्शन आएगा, और उस समय मेरा सर्किट का करंट मेजरमेंट हो रहा है। देखो यहाँ रीडिंग 4 देख के मैं बोल दूंगा सर्किट का करंट 4 है, और जब यहाँ पे 2 होगा तो बताओ क्या होगा? बताओ यहाँ पे 2 एम्पियर होगा तो बताओ क्या होगा? उस समय ऊपर 1 और नीचे 1 जा रहा होगा। आधा, क्योंकि मैंने शंट ही ऐसा लगाया, पता है, शंट को जी के बराबर लगा दिया, तो ऊपर और नीचे रेजिस्टेंस बराबर। तो जब 4 होता है तो ऊपर 2 नीचे 2, और जब 2 होता है तो ऊपर 1 नीचे 1, और जैसे ही ऊपर 1 जाएगा मैं बोल दूं नीडल यहाँ आ जाएगी, और उस समय 2 रीड करेगी, वो मेरे सर्किट का करंट होगा। तो नीडल है कॉइल में करंट 1 जा रहा होगा, और नीडल रीड करेगी बच्चों 2 एम्पियर। हेलो, तो मैं बोल दूं मैंने यहाँ की सेटिंग तो कर दी इसके हिसाब से, और अंदर नीडल के घूमने की सेटिंग अंदर के हिसाब से चल रही है। ओके, हेलो, समझ में आ रहा है कुछ? बोलो बच्चों, चलो हाँ सुनो, इधर देख, पहले वाला आईजी जो है वो 2 एम्पियर है। बता, मुझे 10 एम्पियर का बनाना है, तो बता शंट कितना लगो, कितना शंट लगूंगी 10 एम्पियर का मीटर बन जाएगी। तो बोल दूं ये नई रेंज है आई, और मैं बोल दूं जब 10 एम्पियर, आपको 10 एम्पियर रेंज का बनाना है, तो बोल दूं बाहर 10 हो तब उसी समय पर यहां पर 2 एम्पियर जाना चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि पुरानी रेंज 2 एम्पियर थी। तो मैं बोल दूं ऊपर 2 जाना चाहिए, तो नीचे से 8 बाईपास हो जाना चाहिए। ये बेसिक है, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन करा रहा हूं। तो बोल दूं जब सर्किट में 10 हो तो ऊपर 2 जाए और नीचे 8 जाए। लो, बोलो ना बच्चों। और मैं बोल दूं ये जो 2 एम्पियर है ये पुरानी रेंज है, जिसको आईजी लिख दूं। और बोलो अगर मान लो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आरजी बराबर 100 ओम है, अब वो पूछता बताओ शंट कितना होगा, तो बोल दो बच्चों ए और बी पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर लो पैरेलल में। तो मैं बोल दो बच्चों ये देखो ए वी ए बी सेम रहेगा, वी ए बी सेम रहेगा दोनों पे। तो बोल दो ऊपर वाले में देखो ए
ये आ जाएगा बच्चों सोम इंटू 2 एम्पियर इज इक्वल टू, यहाँ पे एस मुझे निकालना है और करंट 8 एम्पियर। तो बंधु जब ऊपर 2 जाए नीचे 8 जाना चाहिए, और नीचे 8 तब जाएगा बच्चों जब एस की वैल्यू 25 ओम होगी। करंट अगर 4 गुना है तो मैं बोलूं रेजिस्टेंस 1/4 होगा। तो नीचे से करंट 4 गुना भेजना तो रेजिस्टेंस 1/4 होना चाहिए। मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बता रखा है आपको, पैरेलल में करंट उसमें ज्यादा जाता है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो बंधु नीचे वाला करंट 4 गुना है तो रेजिस्टेंस 1/4 होगा, क्योंकि आई आर का मल्टीप्लिकेशन सेम होता है पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, यानी कि आई इंटू आर कांस्टेंट होता है। तो बंधु नीचे करंट 8 एम्पियर भेजना है तो रेजिस्टेंस 1/4 होना चाहिए। बोलो हेलो